Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Bhatti Saab and Madam Chan Parveen for arranging such a wonderful activity, even in such a COVID state, जहाँ के पूरी दुनिया में टीचिंग और ट्रेनिंग सारा कुछ बंद हो चुका है, तो आपने इस मुश्किल टाइम में भी एक अपने तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर और डीएसओ के लिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी अरेंज की, जिसमें हमारी टीचिंग और ट्रेनिंग का जो अमल है वो जारी रह सके। तो इसी सिलसिले में आज की जो सबसे पहली टॉक है, जो लेक्चर है, वो हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज और उनकी मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स इंजरीज जो कि आप सब लोग जानते हैं कि एक हमारा बीइंग एथलीट, बीइंग कोच, बीइंग टीम फिजिशियन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो लिहाजा हम आज की टॉक जो है अपनी स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन, और जब एक स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाए तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, बीइंग कोच, बीइंग टीम फिजियो, टीम फिजिशियन, जो भी आपका रोल है, आप इसको किस तरह प्रिवेंट करेंगे और किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना तारफ़ करवाता चलता हूँ कि मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में, और साथ ही साथ डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भी एज ए कंसल्टेंट्स आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरी सारी जो रूटीन में हम करते हैं। और ये ट्रेनिंग जो है वो मैंने गाजी यूनिवर्सिटी अंकारा और टर्की से स्पेशलाइजेशन की इन आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स सर्जरी में, जो कि एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। तो वो सारी सर्जरीज और स्पेशली जो आर्थ्रोस्कोपी है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है। और साथ ही साथ डिप्लोमेट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके से भी हूँ। सो नेक्स्ट यस। सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी है क्या? उसमें जो जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ग्राउंड में, विदाउट ग्राउंड, प्लेइंग एरिया में, वो उस दौरान जो आपको इंजरी होती है उसको हम सिंपल अल्फाज में स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि क्या स्पोर्ट्स इंजरी सिर्फ यंग लोगों में है, जो 18-20 साल का लड़का खेल रहा है या लड़की खेल रही है उन्हीं में है? कतन ऐसा नहीं है। बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी इज अ इंजरी ऑफ फिजिकली एक्टिव पीपल। अगर एक 55 ईयर जिम्नास्टिक करता है या 55 ईयर जिम करता है या टेनिस खेलता है, लॉन्ग टेनिस खेलता है, तो इसकी इंजरी हो जाती है, तो वो इसी ज़ुमरे में आती है, वो भी स्पोर्ट्स इंजरी के ज़ुमरे में आती है। लिहाजा सबसे पहले तो इसमें हमारे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स इंजरी इज नॉट जस्ट अबाउट अ 18 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल। स्पोर्ट्स इंजरी इज एन इंजरी और अ डिजीज ऑफ फिजिकली एक्टिव पीपल्स। सो लिहाजा जब भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है वो क्यों होती है, उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई इसलिए करते हैं कि उसे हम आसानी के साथ इसे ट्रीट कर सकें। लिहाजा उसको ट्रीट करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए सिस्टम जो यूज़ किया जाता है वो हम जाएंगे नेक्स्ट में, कि अगर तो मैकेनिज्म क्या, किस वजह से उसकी इंजरी हुई है, डायरेक्ट हिट हुआ है या इनडायरेक्ट हिट हुआ है। नंबर 2, अगर तो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या बोनी इंजरी है, बोन पे चोट लगी है, उसमें भी क्लासीफाई कर सकते हैं। लिहाजा तीसरी इंजरी की टाइप जो है या क्लासिफिकेशन में है वो ओवर यूज है, कि एक बार बार रेपिटेटिवली एक प्रोसेस हो रहा है, अमल हो रहा है, बार बार लग रहा है, तो उस दौरान जो चोट लगी है उसको हम ओवर यूज इंजरी बोलते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो है लिगामेंट्स के स्प्रेन, और मोस्ट कॉमन साइड जो है जो रूटीन में हम देखते हैं वो सबसे ज्यादा है नी के अराउंड और एंकल के अराउंड। अब डिफ्रेंशिएट ये करना है कि हम अक्सर आपने भी सुना होगा जी, एक है लिगामेंट स्प्रेन और एक है लिगामेंट स्ट्रेन, दोनों में फर्क क्या है? बाद लोग बोलते हैं स्ट्रेन हो गया जी, घुटने में स्ट्रेन हो गया, बाद बोलते हैं घुटने में स्प्रेन हो गया। इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्प्रेन है वो जो कि जो जॉइंट्स है, हमारा बोन्स है, फॉर इंस्टेंस एंकल जॉइंट है, एंकल के जो हड्डियां आपस में दोनों जुड़ती हैं, बनती हैं, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स। अगर तो उनको चोट आई है, उन पर जरब आई है, तो उनको हम बोलेंगे स्प्रेन। अगर तो मसल्स और टेंडन जो कि इस जॉइंट को क्रॉस करते हैं या इनको सपोर्ट करते हैं, अगर दे आर इंजर्ड, देन वी विल प्रोसीड फॉर द टर्मिनोलॉजी स्ट्रेन।
सो लिहाजा क्लियर कट होना चाहिए, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मसल्स एंड द टेंडन, दैट इज द स्ट्रेन, if there is a problem in the ligaments of the joints, that is the sprain. So whatsoever is the cause of sprain, maybe in a hockey, in a football, on a cricket, whatsoever is the cause, the treatment, standard treatment is the price. You have to memorize the terminology price. Price is, first of all, protect that joint, then give him rest, then icing, then compression, and then elevation. इन सब पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ में फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर साहिदा भी मौजूद हैं, वो इन पे आपको सारा डिटेल में भी बताएंगे कि किस तरह आपने और किस तरह कितने ड्यूरेशन के लिए सारे प्रोसेस को, प्राइस वाले को या राइस वाले फार्मूले को आपने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पे अप्लाई करना। तो लिहाजा ये तो था लिगामेंट्स की स्प्रेन पे ऊपर कि लिगामेंट स्प्रेन हो जाए तो आपने उसको कैसे प्रोटेक्ट करना और किस तरह लेकर चलना और कितनी देर इमोबिलाइज रखना है। नेक्स्ट इज ओवर यूज इंजरी। जैसे मैंने बोला, या तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होंगी या बोनी, दूसरी होंगी ओवर यूज। एक रनर है, वो रोजाना रनिंग करता है, बहुत ज्यादा रनिंग करता है, तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर का भी चांस है उसको। जैसा मैराथन में होता है, आपने देखा मैराथन में कितने कितने किलोमीटर दौड़ते हैं, उनमें टिबिया का जो नीचे लोअर बोन है उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर का बहुत ज्यादा चांस होता है। लिहाजा रनर में, मैराथन में स्ट्रेस फ्रैक्चर, इसी तरह रनर नी इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम कि जिसमें आपको नी के अराउंड पेन हो जाती है, नी के सामने और बैक साइड पे। इसी तरह टेनिस का बार बार पेशेंट प्लेयर जो है एक ही रेपिटेटिव मूवमेंट करता है, ओवरडू करता है, ओवर यूज करता है, तो उसमें जो इंजरीज होती हैं वो हम क्लासीफाई करते हैं ओवर यूज इंजरीज में। अच्छा, रनर्स नी में आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट these are the common problem injuries. I am talking in layman terminology as well as in Urdu, in Punjabi. Just purpose ये है कि अगर हम ये सारे लोग अपना टाइम निकाल के बैठे हैं ना, तो हमें at the end of this talk, at the end of this lesson कुछ पता लगे, कुछ हम डेली प्रैक्टिस में कुछ इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। ना कि मतलब मैं एक हाई फाई स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर दे के निकल जाऊँ और एट द एंड हम में से कोई भी उसमें ना कुछ गेन ना कर सके। लिहाजा सबसे पहले रनर नी बात करते हैं। रनर नी में अक्सर पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है कि मेरे घुटने के सामने इर्द गिर्द जो पटेला है, नी कैप है या चपनी जिसे बोलते हैं, उधर पेन होती है। अब इंटरेस्टिंगली बात यह है कि हम बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली क्या जी कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आपके में कैल्शियम की कमी आ गई है, तो लिहाजा ये दर्द है। ऐसा कतन नहीं है। जब रनर्स नी में प्रॉब्लम होता है, ये स्पेशली प्रॉब्लम होता है सॉरी, ये स्पेशली प्रॉब्लम होता है फीमेल में, क्योंकि फीमेल का अगर स्ट्रक्चर देखें, ब्रॉड पेल्विस, चेंज इन द अलाइनमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब, उनमें पेशेंट में प्रॉब्लम। जब आपकी नी कैप और नी के दरमियान जो है वो स्ट्रेस राइजर और इन लाइन नहीं होगा, तो ये पेशेंट में प्रॉब्लम होगी, पेन होगी। ठीक है, तो लिहाजा जब भी आपने रनर नी का पेशेंट देखना है तो उसको ये नहीं सोचना कि ये पेशेंट में या इस प्लेयर में कोई कैल्शियम की कमी आ गई। उसमें आपने उसकी अलाइनमेंट देखनी है, उसके आपने मैकेनिक्स देखने हैं, उसकी आपने देखना है कि क्या वो ट्रेनिंग ठीक कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग ठीक हो रही है। ये सारे फैक्टर रूल आउट करने के बाद आपने उसको किसी और तरफ लेबल करना। और ये बड़ा कॉमन है बास्केटबॉल और सॉकर प्लेयर्स में। तो ट्रीटमेंट अगेन स्टार्टिंग विद कंजर्वेटिवली एक ही फार्मूला के पेशेंट को रेस्ट दें, कंप्रेशन दें, अगर स्वेलिंग है तो आइसिंग करें, साथ उसको एनर्जेटिक दें, और फिर प्रॉपर रीहैब, उसकी मैकेनिकल अलाइनमेंट ठीक करने के लिए क्वाड्रिसेप्स जो सामने के मसल्स होते हैं थाई के, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कि किस तरह आपने उनको स्ट्रेंथन करना, अलाइन करना, ताकि वो इससे पेशेंट को पेन फ्री रह सके। शिन स्प्लिट, बहुत से प्लेयर्स है जो कि रनर है, स्पेशली मैराथन रनर है, वो आपसे कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब एक खास डिस्टेंस तक तो मैं चल लेता हूँ या चल लेती हूँ, उसके बाद मेरे से दौड़ने में प्रॉब्लम होता है, मुझे खलियाँ पड़ जाती हैं, मुझे मेरे शिन में पेन होती है, मेरे नीचे वाली टांगों में पेन होता है। तो उसको आपने हर एक को देखना है कि क्या उसका प्रॉब्लम जो है वो शिन स्प्लिट, क्या उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा। बार बार जैसे मिलिट्री रिक्रूट्स होते हैं, बार बार रनिंग करते हैं, पाँव जोर जोर से मारते हैं, उन लोगों में स्ट्रेस फ्रैक्चर का बड़ा चांसेस होता है, स्पेशली जो मेटाटार्सल बोन्स है फुट के, इसी तरह टिबिया बोन है, इसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर। आपने नंबर 1 उसको रूल आउट करना है कि क्या कहीं ना कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है।
नंबर 2 अगर नहीं है तो फिर आपने चेन सेपरेटर्स का देखना, कोई कंपार्टमेंट डेवलप तो नहीं होता जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है एक खास डिस्टेंस पे, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है। लिहाजा बिफोर डिक्लेयरिंग टू दिस चेन सेपरेट्स आपने उसका स्ट्रेस फ्रैक्चर रूल आउट करना है और उसके प्रेशर्स को मेजर करना है। So treatment is again starting with the diagnosis, ultrasound, electrical stimulation, और अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर है तो उसको आपने इमोबिलाइज करना है फॉर 3 वीक्स टू 3 मंथ डिपेंडिंग ऑन के वो कितनी जल्दी हील कर जाता है। अभी हम बात कर रहे थे टेनिस एल्बो पे। आपके पास बहुत से प्लेयर्स हैं, वो जरूरी नहीं कि वो टेनिस ही खेलते हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत से लोग जिनमें टेनिस एल्बो जब कोनी के बाहर साइड पे जो पेन होती है उनमें टेनिस एल्बो वो नहीं खेल रहे होते, उनमें प्रॉब्लम हो जाता है रेपिटेटिव मूवमेंट से, स्पेशली जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं या घर का डोर का लॉक ओपन करते हैं या फीमेल घरों में किचन में कुकिंग के लिए जाती हैं तो उनको पेन होती है। ठीक है, उसको हम सिंपल जबान में लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस या टेनिस एल्बो बोलते हैं। उसमें किस वजह से है, उसका क्या प्रॉब्लम है, वो इनके जो हमारे जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं जो कि ओरिजिन करते हैं लेटरल साइड ऑफ द एल्बो जॉइंट से, वहाँ पे उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इंटरेस्टिंगली इन्फ्लेमेशन वहाँ पे होती है और पेन एंड तक जाती है क्योंकि उसी उन्हीं मसल्स ने आपके फिंगर्स तक आके एक्सटेंड करना होता है। तो लिहाजा टेनिस एल्बो रेपिटेटिव मूवमेंट, एक ही मूवमेंट पे बार बार पेन होना, तो उसको हम लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस या टेनिस एल्बो बोलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट अगेन वही है कि आप उसको रेस्ट देंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेज इनमें एडवाइस की जाती हैं, ये मैडम आपको बेहतर गाइड करेंगी और टू परफॉर्म एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेज टू रिलीव द टेनिस एल्बो। अच्छा, अब हम बात करें कि ये तो मसल या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी थी, ओवर यूज इंजरी थी। कुछ इंजरीज हैं जो डायरेक्ट ट्रॉमा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप हॉकी प्लेयर है, हॉकी खेल रहा है, उसने दूसरे को हॉकी लग गई, डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया, डायरेक्ट इंजरी हो गई। ठीक है, क्या डायरेक्ट इंजरी के उनके क्या असरात होंगे, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मसल स्ट्रेन, आप खेल रहे थे, कोई चीज लग गई तो मसल की स्ट्रेन, वही जो मैंने शुरू में बात की कि स्प्रेन और स्ट्रेन में फर्क। स्ट्रेन इज द इंजरी टू द मसल्स और द टेंडन्स। क्या वो डायरेक्ट इंजरी हुई या इनडायरेक्ट हुई, वो इन दोनों में ये फॉल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द कंटूजन, जिसे हम आप जबान में ब्रूज बोलते हैं, और अगर हम उर्दू में बात करें तो हम कहते हैं नील पड़ गया। नील पड़ गया, अगर फास्टर से एक प्लेयर है वो बॉल लग गया उसको थाई पे या आर्म पे, या हॉकी लगी या बैट लग गया, तो आपने देखा होगा उस जगह ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। दैट इज, आप उसे नील कह देते हैं, ब्रूज बोलते हैं, और हम कंटूजन बोलते हैं इसको। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, जब भी लगता है तो जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे खून की बड़ी सप्लाई होती है, इसी तरह स्किन को भी ब्लड वेसल्स होती हैं। जब उन पे डैमेज होता है, जब उनके छोटी छोटी माइक्रोवैस्कुलर को डैमेज होता है, तो उस जगह के ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाती है, ब्लीड उधर होता है, उस ब्लीडिंग की वजह से उसका कलर चेंज होता है। तो लिहाजा वेन एवर आपका कोई प्लेयर खेल रहा है, उसको ये चोट आ गई है, तो आपने इसको रूल आउट कर लेना कि कंटूजन है। अच्छा, कंटूजन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने जस्ट यही नहीं देखना कि सामने नील पड़ा तो कोई बात नहीं, ये ऊपर ऊपर स्किन पे या ये मसल में, आपने उसके नीचे मसल को स्ट्रेन को रूल आउट करना है, नीचे उसको बोन को देखना कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि जब भी इम्पैक्ट होगी फोर्स तो वो स्किन से लेके नीचे बोन तक डिसिपेट होगी। तो आपने ये तीनों चीज चारों चीजें रूल आउट कर लेनी है कि हाँ ये नीचे तक नहीं है, देन यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि ये हम कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे, दिस ब्रूजिंग विल बी फेड आउट इन 5 to 7 days। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को जो हम उनको एनर्जेटिक देंगे। इनमें इसमें आपने राइस राइस थेरेपी और प्राइस थेरेपी सेम करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, रेस्ट देना है, एलिवेट करना है, और इसमें कंप्रेशन का बड़ा अच्छा रोल है। जैसे आप कंप्रेस करेंगे ब्लीडिंग उधर रुक जाएगी और ये बड़ी जल्दी जो है ना रिकवरी की तरफ आ जाएगा पेशेंट। अच्छा, अब हम देखें कि शोल्डर के बहुत से प्रॉब्लम हैं जो कि जैसे कि हमारे थ्रोअर्स हैं, जब जेवलिन थ्रोअर या क्रिकेटर हैं जो कि ओवरहेड, जिनकी मूवमेंट बार बार ओवरहेड होती है, उनमें इंजरीज काफ़ी होती हैं। वो भी इंजरीज अगेन हम दो तरह की बात कर लेंगे, या तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होंगी या फिर बोनी इंजरीज होंगी। अगर तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है तो क्या क्या हो सकता है, इम्पिंजमेंट हो सकती है, यानी कि जब भी बाजू वो अपने सर से ऊपर लेके जाएगा तो उसको पेन होगी।
ठीक है, इट मीन उनकी जो बोन है कंधे की वो नीचे वाले मसल के साथ रब करती है। हम सादा जबान में उसे बोल देते हैं कि रगड़ खा रही है, लेकिन दैट इज द शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। मैं आपको सारा ना इंग्लिश और उर्दू पंजाब में ना कि हम सब बैठे हैं एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं ताकि डिस्कस करें, और इसमें बाद में आप मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा ताकि हम अपनी बेटरमेंट और अपने प्लेयर्स की बेटरमेंट उनकी अच्छी तरह से ख्याल कर सके। लिहाजा तो जब नंबर 2 अगर इसमें बोनी पार्ट पे आ जाए तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो शोल्डर के इर्द है वो है डिसलोकेशन। स्पेशली जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि एक प्लेयर ने दूसरे को धक्का दिया और जैसे भी किया तो उसका शोल्डर का डिसलोकेशन हो जाती है। तो इनमें से जो भी हो सॉफ्ट टिश्यू या बोनी होगा तो उसको ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होगी। अच्छा, अभी हमने बात की कि या जब क्लासीफाई किया इंजरीज को कि वो डायरेक्ट थी या इनडायरेक्ट थी, या फिर हमने देखा सॉफ्ट टिश्यू थी या बोनी यानी बोन को तोड़ती या सिर्फ मसल को तोड़ती, और एक तीसरी चीज हमने ओवर यूज की जिसमें हमने रनर की बात की, टेनिस एल्बो की बात की। अब एक है इनडायरेक्ट इंजरी। फॉर इंस्टेंस एक पेशेंट को, ये वीडियो देखते हैं हम, इसमें पेशेंट जो फुटबॉलर है उसके आप नोट कीजिएगा वो नीचे लग रहा है पाँव पे, लेकिन उसको ज्वाइंट की वजह से जी। अभी आप अगर हम देखें तो इसमें पेशेंट में जो मैंने बात की थी कि इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है, अगर तो उसके टखने पे लगा है, ही इज हिट बाय एट हिज एंकल जॉइंट बट ही गॉट इंजरी एट द नी जॉइंट, उसमें मेनिस्कस इंजरी हो गई। एंड द सेकंड वन, जॉन बर्नार्ड गॉट द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। अब एक्चुअली होता क्या है, हम जैसा कि नी के अराउंड अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और साइड ऑफ कोलैटरल है। जब भी एक फोर्स मूवमेंट होती है, ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है नी के अराउंड पर, फॉर इंस्टेंस अगर उसका पाँव एक प्लेयर का जमीन के ऊपर टग है और वो ऊपर की बॉडी इसको ट्विस्ट कर गई है, वो बेशक हिट करने से या नॉन हिटिंग से है, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। तो इसके जो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और कोलैटरल लिगामेंट या मेनिस्कस में से कोई भी स्ट्रक्चर इंजर्ड हो सकता है। जैसा कि इसमें आपने देखा है एक पेशेंट में ट्विस्टिंग इंजरी हिट एट द एंकल बट गॉट इंजरी एट द नी जॉइंट, एक में नी मेनिस्कस इंजरी हुई और दूसरे में आपने देखा क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। अब ऐसे पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, सिंपली आपने उसी तरह फॉर द फर्स्ट 2 वीक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्राइस प्रोटेक्ट करना, आपने उसको इमोबलाइज कर देना है, आइसिंग करवानी है, कंप्रेशन देनी है। जैसे ही पेशेंट की ये सारी सिम्टम्स रिजॉल्व होंगी तो हम उसका एमआरआई करवाते हैं और एक क्लिनिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन हम उसको असेस करते हैं। अगर तो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी है तो हम उसको आर्थ्रोस्कोपिकली, जो कि आजकल पूरी दुनिया में लेटेस्ट तरीका इलाज राइज भी है और हो भी रहा है, आर्थ्रोस्कोपिकली हम उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर हम इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की बात करें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये लिगामेंट जो है ना रिपेयर हील नहीं करता। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो हील नहीं करता, अगर ये कंप्लीट टीयर हो गया आपने इसको रिकंस्ट्रक्ट ही करना है। रिकंस्ट्रक्ट से मुराद आपने इसको रिप्लेस ही करना है, यानी कि उसी प्लेयर का उसके साथ वाले जो लिगामेंट्स हमारे पास मसल मौजूद होते हैं, एक्सेसरी मसल, उसको लेके हम आर्थोस्कोपिकली कैमरे से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। क्योंकि वो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है, अर्ली रिहेबिलिटेशन और पेशेंट अपनी रिटर्न टू प्ले, रिटर्न टू एक्टिविटी, रिटर्न टू डेली पार्ट ऑफ द लाइफ वो बड़ी जल्दी आ जाता है और इसके पेशेंट के नीज को भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, एक हम बात और करेंगे कि अगर हमने जैसे बात कर ली कि हमने लिम्स की तो बात कर ली कि टांग पे चोट लग गई, शोल्डर पे लग गई, एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो डेंजरस चीज़ है ना जो कि हमें अभी डिस्कस करनी है वो है हेड इंजरीज, कंकशन। तो उस पर हम बात करते हैं, एक छोटा सा क्लिप आप देखिएगा। Let's see if McLeod leads with his helmet to helmet here. Early stages of Oh dear, oh dear. this case is horror. That's a head.
Justin Horrell. Wow. No wonder he grabbed at his face. Still stopping. Go, go. Oh my gosh. Oh, Tejada hit in the helmet. And in the end, it was an awkward chance. It never dropped quickly enough for Matt Yerman, who has opened up his forehead. There's been some contact. This will require some touching up. Oh, into the back of the head. Yeah, above that right eye. अच्छा, मैं इस पे कंकशन या हेड इंजरीज पे ना थोड़ा सा टाइम लूंगा और डिटेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक कोच हैं, आप टीम फिजियो हैं, आप टीम फिजिशियन हैं, आप टीम साइड के प्लेयर हैं, डॉक्टर हैं, टीम डे डॉक्टर, व्हाट्सएवर, आपका उस दिन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरह के पेशेंट जो मैंने अभी आपको हमने देखा डिस्कस किया कि उनको इंजरी हुई और आप उधर मौजूद हैं, तो आपने दो काम करने हैं। नंबर वन, एक तो पेशेंट अपने एलीट जो आपका एथलीट है उसकी लाइफ को बचाना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने डिसीजन लेना है कि क्या ये मेरा प्लेयर जो है, क्या ये मेरा जो प्लेयर है इसको मैंने अलाउ करना है हेड इंजरी के बाद कि वो दोबारा मैच में जाए, क्या ये मेरा प्लेयर इसी दिन में जो दूसरा मैच खेला जाना उसमें मौजूद हो, क्या ये इस टूर्नामेंट से आउट हो। ये डिसीजन आप पे होगा। तो लिहाजा ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके प्लेयर्स के लिए भी, आपके टूर्नामेंट्स के लिए भी, आपके मैचेस के लिए। तो इसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए कि क्या डिसीजन लेने के लिए कि क्या मैं अब आपको कह दिया जाए कि आप बताएं ये इस तरह के केसेस हैं, हेड इंजरी हुई है, कंकशन है, पेशेंट गिरा है, उसको ब्लरिंग ऑफ विजन है, उसको डबल डबल नजर आ रहा है और चकरा रहा है और उसको फील कर रहा है कि मेरे हेडेक है, और वो जब चलता है तो उसको टैगल करता है कि मैं गिर ना जाऊं, तो आपने किस तरह डिसीजन लेना है। तो उसके लिए एक इंटरनेशनली इसके असेसमेंट स्कोर डेवलप किया गया है जिसको मेडिक क्वेश्चनर बोलते हैं या मेडिक क्वेश्चंस बोलते हैं। मेडो क्वेश्चंस है क्या, इसमें 5 स्कोर दिए जाते हैं एक प्लेयर्स को, एथलीट्स को, कि अगर तो वो इनका आंसर कर देते हैं सो ही कैन प्ले इन द सेम मैच। उस पर आपने किस तरह उसको क्वेश्चन करने हैं, सिंपली आपने पूछना है, जो कि एक स्टेटमेंट इसके ऊपर आपको बाद नजर भी आ रही है। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, प्लीज लिसन केयरफुली एंड गिव योर बेस्ट आंसर। तो उसमें आपने इनको आगे टिक करते जाना है। फाइल से सबसे पहले पूछेंगे कि आप कहाँ पे हैं, आपका मैच का कौन सा हाफ है, अगर वो फुटबॉल खेल रहे हैं फर्स्ट हाफ है या सेकंड हाफ है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना कि लास्ट स्कोर किसने किया था। फिर आपने पूछना है कि आपने लास्ट मैच खेला था किस टीम के साथ खेला था। फिर आपने टीम जो लास्ट मैच था वो कब जीता था। ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपने उनसे पूछने, इनको टिक और यस और नो में करना जाता है। अगर तो सारे यस हैं, इट मीन के पेशेंट का जो कंकशन है वो नहीं है, ही कैन प्ले इन द सेम मैच। अगर तो वो नहीं है तो इट मीन कि उस पेशेंट को आपने यू हैव टू साइड लाइन, आपने उसे मैच नहीं खेलने देना। अच्छा, मैच क्यों नहीं खेलने देना, आपके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर प्लेयर को अगर चोट लगी तो थोड़ा बहुत टॉलरेट कर देगा। उसमें क्वेश्चन समझने की ये बात है, जैसे कि हमने देखा स्किन के ऊपर कंटूजन था, बोन पे इंजरी थी, स्प्रेन हुई थी, इन सारी जगहों पर स्वेलिंग होती है जब भी चोट लगती है। अब इंटरेस्टिंगली ब्रेन भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है, जब ब्रेन पे हिट होगा, कंकशन होगी, तो इसमें स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। तो वो इन्फ्लेमेशन इस हद तक जा सकती है कि पेशेंट और हमारा जो एथलीट है या प्लेयर है, ही कैन गो टू डेथ, वो कोमा में जा सकता है। ये मैं बस सिनेरियो बता रहा हूँ। तो उसको आपने उसको रेस्ट देना है, मतलब आपने उसको मैच नहीं खेलने देना। और कब तक नहीं खेलने देना, वो अगेन एक अनदर क्वेश्चन है कि आप कब तक देखेंगे। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम समझा जाता है वर्ल्ड वाइड, वो 7 to 10 डेज है। 7 to 10 डेज कोई वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं करेगा, ही कंप्लीटली रेस्ट देगा। जैसे कि बॉडी के पार्ट को आप इमोबिलाइज कर देते हैं, आपने ब्रेन के फंक्शन को भी इसी तरह मोबिलाइज करना। नो कॉग्निटिव एक्टिविटी, नो फिजिकल एक्टिविटी। सो लिहाजा कंकशन, हेड इंजरी को मैनेज करने के लिए दिस इज द सिंपलेस्ट मेडिक क्वेश्चनर्स जो कि आपने इसको फॉलो करना। अच्छा, अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ यू विल असेस। Again, we will talking about that I am a team physician or team doctor and patient got injury. How I will assess him? Simply for assessing that patient, simple rule is that you have to follow the ABC. First of all, you have to rule out that patient is not in a danger.
मतलब वो F1 फीवा रेस मोटर कार रेस में है, तो आप उसको फटाफट उधर से रेस्क्यू करके साइड पे ले जाएं, ताकि वो नेक्स्ट उसमें इंजर ना हो जाए। अगर वो मोटरसाइकिलिस्ट है या साइकिलिस्ट है, वो हिट कर गया किसी चीज से, तो आपने सबसे पहले उसको डेंजर जोन से सेफ जोन में लेके जाना है। आपने उसको इवैक्यूएट कर लेना है ताकि मजीद इंजरी ना हो सके। फिर आपने उसका असेस करना है कि रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपने उसको शाउट करना है। शाउट करने के लिए सिंपल वही जो हमारा GCS ग्लासको कोमा स्केल यूज करते हैं कि आप पेशेंट को पहले उसको आवाज देंगे, नाम बुलाएंगे प्लेयर को, अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर आप उसको अगर नहीं रिस्पॉन्स कर रहा तो आप पेन स्टिमुलस देंगे, आप पिंच करेंगे, फोरहेड पे पिंच करें, हाथ पे पिंच करें कि क्या आपके वो रिस्पॉन्स कर रहा है या कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। फॉर इंस्टेंस ये पेशेंट एक है जी, वो अनकॉन्शियस है, तो फिर आपने उसको कैसे प्रोसेस करना है। आपने उसको सबसे पहले ABC फार्मूला, एयरवे देखना, कहीं उसका माउथ में कोई चॉकिंग तो नहीं है, हेड चिन अलाइनमेंट ठीक है उसकी। फिर देखना उसकी ब्रीदिंग है, सांस वो ले रहा है, ठीक है। अगर नहीं तो यू हैव टू कॉल द इमरजेंसी शाउट 1112 व्हाट्सएवर, हर कंट्री में डिफरेंट यूज किए जाते हैं। देन इज द सर्कुलेशन, कि क्या उनका ब्लड प्रेशर और उनके नॉर्म कल्चर वो सारे नॉर्मल हैं। अगर तो हैं तो आप उसको लेके चलेंगे ABC से D, फिर आप उसकी डिसेबिलिटी असेस करेंगे। तो ये था सिंपलेस्ट वे कि आपने जब एक एलीट एथलीट या प्लेयर या गिर के है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा जो डिटेल थोड़ी सी असेसमेंट है, वो अगेन हमने उसको 2 टैप्स के नाम से बोला जाता है। 2 टैप्स में आप सबसे पहले पेशेंट से पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू यू, हाउ यू गॉट इंजरी, मतलब रूटीन क्वेश्चन कि आप करते हैं वो। अब एक तो हमने सिनेरियो देख लिया कि अनकॉन्शियस हो गया, फिर तो आप ABC की तरफ चल गए। अब देखो ये पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, तो फिर आपने इसको 2 टैप से बोलना, उससे बात करनी है, उससे पूछना है कि कहाँ पे इंजरी है। फॉर इंस्टेंस वो कहता है जी मेरे नी जॉइंट पे इंजरी है, तो आप उसके नी पे आ जाएंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि नी पे क्या प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन जो है, वो रेंज ऑफ मोशन क्या है उसकी, वो टच करने पे पेन है कि वूंड है या नहीं है। फिर उसकी देखना है कि वो आप मूव कर सकता है टांग कि नहीं कर सकता। वो एक्टिवली नहीं कर सकता, देन यू हैव टू डू फॉर पैसिवली, आप खुद उसको करें। अगर वो भी कर सकता है तो फिर आप उसके बोलें कि स्किल टेस्ट पाने से कि आप उससे बोलें कि जी मुझे आप साइड स्टेप पे जंपिंग करके दिखाएं, तो मुझे तेज दौड़ के दिखाएं, सिट एंड स्क्वाट करके दिखाएं, व्हाट्सएवर। इट मीन कि वो आपके जो इंजरी है वो बोनी या हार्ड इंजरी नहीं है, वो सॉफ्ट इंजरी है, और वो भी इतनी है कि पेशेंट हमारा जो प्लेयर है वो उसे टॉलरेट कर सकता है और बड़ा अच्छा टॉलरेट कर सकता है। देन यू कैन अलाउ हिम टू प्ले अगेन। So next, how you will manage the injuries। अगर आप उधर मौजूद हैं और पेशेंट इंजर्ड हो गया तो आपने उसको कैसे, इसमें मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। सबसे पहले सिनेरियो मैं ये डिस्कस करता हूँ। एक पेशेंट है, एक प्लेयर है, वो फुटबॉल खेल रहा था तो उसका इंजरी हो गई, और इंजरी भी इतनी बुरी हुई कि ये बोन एक्सपोज हो गया, मानी बोन स्किन के से बाहर आ गई। अब क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग है, सीम्स टू बी बड़ा हॉरिबल पिक्चर है, लेकिन ये है कि आपने बड़ा काम रहना। सबसे पहले आपने अपने आप को रिलैक्स रखना कि आई हैव टू मैनेज इट, नंबर 1। नंबर 2, आपने इसको पेशेंट को फॉरन शाउट करना है, कॉल फॉर हेल्प करनी है, 1112 जो भी हमारी सर्विस अवेलेबल है उनको इन्वॉल्व करना है। नंबर 3 अगेन वही ABC। अगर पेशेंट का आपने बात करके देख ली, इट मीन एयरवे इंटैक्ट है, ब्रीथिंग ठीक है। सी इज द प्रॉब्लम हेयर, क्योंकि अगर बोन पे इंजरी है तो डेफिनेटली वास्कुलर इंजरी भी होगी, सर्कुलेशन प्लस जब इनकी वेन आर्टरीज हैं वो भी डेफिनेटली इंजर्ड होंगी। और इस पेशेंट में सबसे डेंजर बात क्या होगी, इसका सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा, ब्लीडिंग हो रही होगी। आपने इसको फौरन, आपने जो सबसे पहले काम करना है, आपने इसको पैक कर देना, रैप कर देना, ड्रेसिंग कर देनी है, टोनिक लाइक इफेक्ट देना, ताकि इसका जो प्रेशर इफेक्ट से है ना ब्लीडिंग रुक जाए। सबसे पहले आपने वही ABC किया, इसमें C सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपने इसकी सर्कुलेशन की। और क्योंकि हमारे पास जब भी मैचेस हो रहे हैं तो स्प्रिट्स अवेलेबल होती हैं, तो आपने इसको इमोबलाइज कर देना, आपने इसको स्प्रिट लगा देनी है, ताकि पेशेंट को जब हम शिफ्ट टू हॉस्पिटल करें तो वो इमोबलाइज हो, पेन फ्री हो, और इसमें ब्लीडिंग रुक चुकी हो। ना कि ये हो कि अगर फास्ट हॉस्पिटल इज वे तो पेशेंट रास्ते में ही शॉक से ही ब्लड प्रेशर लो होने से उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो लिहाजा आपने अच्छी ड्रेसिंग और स्प्रिंट जो कि इन द फॉर्म ऑफ वुडन
और मेटल जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने इसको स्प्लिंट कर देना है और इसको पेशेंट को रेफर टू हॉस्पिटल करना है। अच्छा, नेक्स्ट सिनेरियो ये आपने देखना कि एक पेशेंट को कार्डियक अरिथमिया हो गया, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, जैसे कि इस जी, आपने देखा इस वीडियो में एक प्लेयर जो खेल रहा था और वो सडन कोलैप्स हुआ, लास्ट वाले सडन कोलैप्स हुआ, गिरा। और आप नोट करें व्हाट इज रिस्पांस टाइम विद इन 1 मिनट। विद इन 1 मिनट टीम डॉक्टर, टीम फिजिशियन जो भी उधर अवेलेबल था, जो रेस्क्यू टीम अवेलेबल थी, वो विद इन 1 मिनट पे आई और उन्होंने इस पेशेंट को रिससिटेट किया और इसकी लाइफ को बचाया। चले फास्ट हम एक हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें अवेलेबल हो, अराउंड द क्लॉक अवेलेबल हो, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं भी होती। तो क्या हम पेशेंट को इसको सेव कर सकते हैं? हमने अपने आप को इस तरह ट्रेन करना है, अपने आप को ट्रेनिंग इस तरह देनी है। मैं तो आज के प्रोग्राम से भट्ट साहब मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक पूरा CPR के ऊपर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो कि कार्डियक अरेस्ट में होता है, जिसमें आपके पास कुछ ही लम्हे होते हैं, उस पर एक पूरी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएं, ताकि हम सारे अपने कोचेस को, एलीट एथलीट्स को, ट्रेनिंग को, सब लोगों को ट्रेनिंग दें कि अगर इस तरह का कार्डियक इवेंट हो जाए, पेशेंट कार्डियक रिदमिया में चला गया, कार्डियक अरेस्ट, तो आप उसको किस तरह सेव कर सकते हैं, कैसे उसकी लाइफ बचा सकते हैं। हमारे बड़े प्रीशियस प्लेयर ऐसा लाइफ, तो लिहाजा आपने नोट किया कि वो विद इन 1 मिनट मौजूद है। इसमें अगर आप मौजूद हों इस जगह तो आप क्या करें? सबसे पहले आपने शाउट और कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि इसमें पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, इसमें आप इसको मैनेज नहीं कर सकते सिंपली कि ये स्प्रेन है तो इसको मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, इसको आपको इसकी पूरी टीम चाहिए होगी। नंबर 2, आपने इसका एयरवे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, अगर फाइल से डॉक्टर अवे है और आप इसमें मौजूद हैं, आपने बाकी लोगों को इंटरवेन नहीं करने देना। जो कोच होगा वो खुद इंटरवेन करेगा, वो एज ए लीड करेगा। ये नहीं होगा कि कोई टांग सीधी कर रहा है तो कोई बाजू सीधा कर रहा है, कुछ इस तरह करेगा, क्योंकि पेशेंट इज कोलैप्स। ये ना हो कि हम उसका हार्ट बचाते बचाते हम उसकी जो है कोई हेड इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी कर दे। पेशेंट तो गिरा पड़ा, कोई गर्दन सीधी करते वक्त कोई उसके जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी कर दे, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने उस चीज़ को बड़ा नोट करना। एक तो आपने टीम रोल अदा करना है, दूसरा शॉट फॉर हेल्प करना है, तीसरा आपने सबसे पहले इसके आपने फौरन जो है CPR शुरू कर देना। CPR जैसे जिसके हम कंप्रेशन देनी है उसके हार्ट पे, 30+2 करते हैं, 30 टाइम उसको प्रेस करेंगे, 2 टाइम उसको ब्रीथ करेंगे। अब अगर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फिर माउथ टू माउथ ब्रीथ, हम 2 उसको स्पेल ब्रीदिंग के देते हैं, फिर उसको चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। ये बार बार आपने अमल जो है ना करना है। और ये कब तक करना है? जब तक अवेलेबल ना हो, जब तक हम इसको एम्बुलेंस में पेशेंट को शिफ्ट ना कर सकते हैं। इससे आप बहुत से देखा गया कि बहुत से इवन के जो ट्रेन लोग थे उन्होंने अपने कोलीग्स की, इसी तरह प्लेयर्स की जान भी बचाई है। तो उन्होंने टाइमली CPR स्टार्ट कर दिया और पेशेंट की लाइफ बच गई, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये एक प्लेयर हैं, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने बड़ा कलाई को जोर से पकड़ा हुआ है। जैसे हमने बात की ना कि कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट इंजरीज होती हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे कंधे पे चोट लगी है तो मेरा कंधा निकलेगा, ये इनडायरेक्ट होती है। जैसे फॉरेस्ट से एक साइकिलिस्ट है, वो साइकिल से गिरा, बाजू उसका नीचे लगा जमीन के ऊपर, तो उसका कंधा निकल गया। तो इट्स जस्ट लाइक दैट सेम कि इस पेशेंट में शोल्डर डिसलोकेशन हो गई। तो आप तब आप क्या करें? या आप मतलब मौजूद हो सकते हैं ना खेलते वक्त, इवन के हॉकी या फुटबॉल में भी कंधा निकल सकता है, तो आपने क्या करना? अगेन पेशेंट को देखना है, पेशेंट कॉन्शियस है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके सारे पैरामीटर ठीक हैं, तो आपने उसको काम डाउन करना है
आपने कतन भी उसको शोल्डर डिसलोकेशन या इवन के फिंगर की बॉल लगने से भी जो डिसलोकेशन होगी आपने उसको रिड्यूस नहीं करना। खुद रिड्यूस क्यों नहीं करना? नंबर वन, पेशेंट हमारा जो प्लेयर हो वो बड़ी पेन में होगा, तो लिहाजा उसे बगैर सडेट किए, बगैर सुलाए, बेहोश किए उसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि एथलीट्स में देखा गया है कि उनके मसल बड़े बल्की होते हैं और काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और आप उसे इतने इजीली अपने कोई भी जॉइंट, बेशक वो फिंगर जॉइंट्स क्यों ना हो, उनको रिड्यूस नहीं कर सकते। लिहाजा आपने एक तो नंबर वन, पिच साइड पे उसको रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करनी। नंबर टू, आपने उसको उसी टाइम उसी पोजीशन में इमोबलाइज कर देना है, कि जैसे अगर इस तरह इन्होंने पकड़ा हुआ, आप उसको इसी तरह कंफर्टेबल कर, जब ये हिलेगा नहीं, जॉइंट निकला होगा लेकिन पेन फ्री रहेगा, फिर आप उसको अपने करीबी तरीन हॉस्पिटल से आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर उसको हम जो डिसलोकेशन का वो हमारे अपना तरीका है, चूँकि हम सर्जन है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं, सिंपल टेक्निक्स हैं। अगर कहते तो मैं एक बता भी देता हूँ, जो शोल्डर डिसलोकेशन के लिए कॉमनली देखा गया फाइल बहुत दूर दराज एरिया में आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपने इसी तरह पोजीशन को लेते हुए आपने एल्बो से पकड़ना है, एल्बो को टूवर्ड्स बॉडी लेके आना है। टूवर्ड्स बॉडी मीन आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड या बेली बटन है, जो आपकी एल्बो है वो उसकी तरफ आएगी। जैसे ही आप इसको बाहर से अंदर की तरफ बेली की तरफ लेके आए, तो फिर आपने जो बाजू है इसको बाहर की तरफ ले जाना है। एक खास लोकेशन पे जाके वो पेशेंट की डिसलोकेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन आई एम अगेन सेइंग कि ये अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हमारे प्लेयर्स के लिए ये बड़ा पेनफुल होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर शोल्डर डिसलोकेशन हो जाए तो क्या उस दिन आप अपने प्लेयर को खेलने देंगे? पर इससे कुछ प्लेयर होते हैं उनके पास मल्टीपल टाइम डिसलोकेशन होती है, तो बार बार कंधा निकल जाता है, और वो खुद इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं कि खुद चढ़ा भी लेते हैं, तो उसको आप अलाउ कर देंगे? अगर तो वो हैबिचुअल डिसलोकेशन है कि वो उसको खुद चढ़ा भी लेता है कंधा और फिर निकाल भी लेता है, चढ़ा भी लेता है, तो फिर तो आप उसे अलाउ करें, क्योंकि इस हैबिचुअल, उसमें इसको प्रॉब्लम कंप्लेन या पैथोलॉजी नहीं है, तो वो हैबिचुअल है, उसे पता है मेरे लिगामेंट इतने लैक्स हैं कि मैं इसी तरह कर भी सकता हूँ, तो उसमें तो आप उसको अलाउ करें। अगर जो इस तरह का हो गया मामला जिसमें फर्स्ट टाइम डिसलोकेशन, आप उसे अलाउ नहीं करेंगे, फिर उसे आप 4 to 6 वीक रेस्ट देंगे, जब उसकी हीलिंग हो जाएगी, या फिर हम जैसे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, फिर आर्थ्रोस्कोपिकली हम उसको स्टेबलाइज करेंगे, फिक्स करेंगे, तो फिर आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं, खेलने के रिटर्न टू प्ले कर सकते हैं। लास्ट सेगमेंट ऑफ माय टॉक इज द प्रिवेंशन। हमने बात कर ली कि इंजरी है क्या, फिर बात कर ली कि इसको क्लासीफाई करते हैं, कैसे करते हैं, सॉफ्ट है, हार्ड है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फिर आपने हम असेसमेंट किया, फिर हमने उसको ट्रीट किया, तो मैनेज कैसे करते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियो देखे। अब क्या पॉसिबल है कि ये इंजरीज हो ही ना? इज इट पॉसिबल कि अगर प्लेयर है, बेशक हॉकी का है, फुटबॉल का है, जॉबिनल है, जो भी बैडमिंटन है, तो उनको इंजरीज ना हो, तो आप इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसको हम 100% तो नहीं, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन जो है इसकी वो कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि उसका एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। फर्स्ट से एक जॉइंट डिसलोकेशन है तो कितनी दफ़ा होती है, कितना प्रॉब्लमेटिक है, उसका कितना, उसकी जो परफॉर्मेंस पे कितना अफेक्ट डाल देता है, नंबर वन। नंबर टू, फिर आपने उसको सेस कर लेना कि इसका काज क्या है, ये क्यों बार बार निकल रहा है। क्या अगर नी की बात कर रहे तो इसका एसीएल टूटा होगा, वो तो रिस्क फैक्टर हो गया, उसका प्रॉब्लम हो गया, काज हो गया कि किस, ये इसकी वजह ये है कि इसमें घुटना जो झटक खा जाता है, लचक खा जाता है, स्लिप हो जाता है, दैट इज ड्यू टू इंजरी टू दैट क्रूशियल लिगामेंट। देन क्या हम, हाउ यू कैन प्रिवेंट इट। अगर वो इसका पता लग गया हमें कि वो इसका जो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है उसको आप कैसे मुहैया कर सकते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे अभी कि प्रीहैब करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि उसके जो मसल्स है अराउंड वो स्ट्रेंथन अप हो जाए। ठीक है, तब इसकी हम सारे प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को देखेंगे, तो फिर हम नंबर वन दोबारा उसकी इस्टेब्लिश काज की तरफ चले जाएंगे। सो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी में सबसे पहले देखा जाए कि कुछ प्लेयर जिनको पेन होती है उनमें टेपिंग कर सकते हैं, से अराउंड द नी जॉइंट और एंकल। आपने देखा होगा ब्रेसेस पहने होते हैं लोग, कुछ फुटबॉलर ने या हॉकी प्लेयर ने, तो उसको टेपिंग कर देते हैं, तो उससे आपके जो इंजरी के प्रोप्रियोसेप्शन में प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाते हैं। उसमें जो प्रिवेंटिव मेजर में सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो उसकी प्री सीजन जो मेडिकल कंडीशन है ना, उनको रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर इसी तरह वार्म अप, कूल अप, प्रोप्रियोसेप्शन, स्ट्रेचिंग,
proper use of equipment and availability. These are all the factors that are helping in reducing the prevention or of the injuries. First of all, warm up बेशक आप एलीट नहीं भी हैं, मतलब स्पोर्ट्स नहीं भी करते, आप वीकेंड वॉरियर हैं, सैटरडे संडे आपने क्रिकेट खेलनी है, बैडमिंटन खेलनी है, तो एक असूल याद रख लें, बॉडी को वार्म अप करना है। अब वार्म अप आप थोड़ी वॉक करके कर सकते हैं, साइकिलिंग करके कर सकते हैं, कोई भी एरोबिक काम करके कर सकते हैं। आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। जैसे ही बॉडी को वार्म अप कर लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू की जो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो चुकी होगी, मसल की सोरनेस कम होगी, उसको इंजरी के चांसेस कम होंगे। तो लिहाजा आप बेशक वीकेंड वॉरियर हैं या एलीट एथलीट हैं, आप अपनी ये रूटीन बना लें कि मैंने बॉडी को वार्म अप करना है, तो आप बहुत सी इंजरी से बच सकते हैं। अच्छा, एक रिसर्च देखी गई है कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं माउंटेन बाइकर हूँ या कुछ भी करता हूँ या हॉकी का प्लेयर हूँ, तो अपनी एक्टिविटी और मैच के बाद बॉडी को कूल डाउन करना बड़ा ज़रूरी है। उसके 3-4 इफेक्ट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, जब आप अपनी एक्टिविटी करके वापस आते हैं तो आप की बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। नंबर 1 पेन से बचने के लिए, नंबर 2 मसल की जो सोरनेस होती है उससे बचने के लिए, और आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए। उसमें जो मुख्तलिफ तरीका यूज़ किए जाते हैं बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, कुछ लाइट एरोबिक एक्सरसाइज बताई जाती हैं, कुछ स्ट्रेचिंग बताई जाती हैं, और इवन के कुछ प्लेयर्स में, कुछ गेम्स में वो इमर्शन इन द कोल्ड वाटर करते हैं, मतलब दे टेक अ बाथ फॉर 10 to 15 minutes in a cold water to reduce this soreness, to reduce this pain. So cool down karna is a very important part of this preventive strategy. So both warm up and cool down, इन दोनों के साथ साथ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो स्ट्रेचिंग करना है। आपने नोट किया होगा कि जब आप जिम करते हैं तो मसल थोड़े ना टाइट हो जाते हैं, और जब आपका कोच को कहें कि जी मुझे थोड़ी फील हो रही है कि मेरी बैक में या मेरे बाइसेप मसल में टाइटनेस है, तो आपको वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाता है कुछ, उसके बाद आप नेक्स्ट रैप करने के लिए रेडी होते हैं। तो लिहाजा स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इंजरी, ना कि आप मसल की जो स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस इस एंड पॉइंट पे ले जाएं कि उसके बाद उसको टीयर और इंजरी का चांस हो, आप उसको स्ट्रेच आउट कर लें। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट द इंजरी। और इसमें करनी क्या है, डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है जब आप वार्म अप कर रहे होंगे, और स्टैटिक करनी है जब आप कूल डाउन कर रहे होंगे आफ्टर द गेम। So another important factor in preventive injuries is the proper use of equipment. Hockey player, helmet should be there. Boxer है, teeth gums बड़े important है। अगर लॉन्ग टेनिस खेल रहे हैं तो गॉगल्स ज़रूरी हैं, रैकेट खेल रहे हैं तब भी गॉगल्स के, कोई आपको बॉल ना लग जाए, स्विमिंग कर रहे हैं गॉगल्स पहनने हैं। तो दीज आर ऑल द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड. Physical conditioning is also very important. Muscle strength and balance, proprioception, neuromuscular coordination, ये सारी की सारी फिजिकल कंडीशनिंग ऐसी हैं कि आपकी ये बॉडी को स्ट्रेंथन अप करती है, इंड्योर करती हैं, और आपकी फटीग और अर्ली रप्चर के जो चांसेस हैं उनको काफ़ी हद तक ये कम कर देती हैं चीज़ें। और इनमें जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हैं वो डेफिनेटली आपका ब्लड सर्कुलेशन और वो सारी चीज़ें इन्हेंस करती हैं। सो एट द एंड इज़ योर रोल, you are the coach, you have to save your team, you have to save your players. तो किस तरह आपने उनको प्लेयर करना, उनको किस तरह प्रॉपर टेक्निक सिखानी है, ट्रिक्स सिखाने हैं, ताकि वो प्रॉपर अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अपने मैचेस में शो कर सके। फॉर इंस्टेंस मैं बात करता हूँ कि अगर रैकेट यूज़ करता है प्लेयर, तो
आर्चर है, एक आर्चर वो यूज करता है जी निशाना लगाने के लिए, तो उसका अगर एल्बो की पोजीशन ही ठीक नहीं है, अगर उसको अगर कोच बता दे कि आपने अपनी एल्बो को हाई अप एट द शोल्डर लेवल रखना है, तो उसके 90% जो शोल्डर इंजरीज है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो लिहाजा रोल जो हमारे कोचेस का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपने प्लेयर्स को इसी तरह मैनेज करना है, इतनी तरह गाइड करना है कि उनको कल को ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, वो प्रिवेंटिव मेजर में इतने अच्छे हो जाएं कि उनको नेक्स्ट इंजरी लेवल पे जाना ही ना पड़े, वो इंजर्ड हो ही ना, इतने वो स्टैंडर्ड को फॉलो करें, इतनी प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो करें ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और बेस्ट काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर लिसनिंग। होप हमने बड़ा अच्छा डिस्कस किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हम क्वेश्चन आंसर सेशन में उनको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।